लीजिए। काम के चक्कर में आपको तो खाने का याद नहीं रहता। अरे भाई, तुम्हें दिख रहा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेन देन का काम है भाई, हिसाब का। ये काम भी बहुत जरूरी है, लीजिए। अच्छा, तुम भी बिना खाना खिलाए मानोगी नहीं। और लीजिए। मालिक, मेरी मदद कीजिए मालिक, मैं बहुत मजबूर हूँ। मदद होगी, बिल्कुल होगी। पहले नीचे से ऊपर उठो, यहाँ बैठो बैठो बैठो। अब बताओ क्या बात है। मालिक, मेरी इकलौती बहन की शादी है मालिक, और उसके ससुराल वाले बाइक और दहेज मांग रहे हैं। और तुम्हें तो पता है मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं कहाँ से इतना पैसा कमाऊंगा और कहाँ से उसे बाइक और दहेज दूंगा। आप कुछ करो ना मालिक, मेरी मदद करो ना मालिक। देखो, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं। तुम्हारी बहन की शादी हम खुद कराएंगे अपनी देखरेख में, तुम फिक्र मत करो। दहेज का जो भी सामान है वो सब हम तुम्हारे घर पहुंचवा देंगे, ठीक है? चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब तुम हमारे यहाँ आए हो, तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है मालिक। मालिक, आप सच में दयालु हो। आप जैसा आदमी अगर हर गांव में हो तो किसी गरीब की बहन घर नहीं रहेगी। मालिक, आप तो देवता हो मालिक। अरे अरे अरे, रहने दो, इतनी प्रशंसा मत करो। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति दी है, किस लिए? ताकि हम गरीबों की मदद करें, उनका साथ दें। और हाँ, ये एक सेठ का वचन है और हम अपना वचन जरूर निभाते हैं। हमारे पिताजी भी निभाते थे, हम भी निभाते हैं। हम तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आएंगे, आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं। कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। कभी भी कोई भी दिक्कत हुआ करे, सीधा हमारे पास आ जाना। ठीक है मालिक। मालिक, मैं आपका ये एहसान कैसे उतार पाऊंगा मालिक? एहसान की कोई बात ही नहीं है, वो मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी जैसी है। अब तुम जाओ, अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लगो, मैं पैसे भिजवाता हूँ। ठीक है मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते मालिक। अब आप खाना खा लीजिए। खिलाओ, खाना तो खाना ही पड़ेगा, तब तक तुम जाओगी कैसे यहाँ से? ये लो। अरे, पानी तो लेके ही नहीं आई। अभी ला देती। पानी ले आओ भाई। ला देती। अरे भाई, क्या बात है, कैसे इतना मुस्कुरा रहे हो? अरे क्या बताऊं, मैंने ना आज कर्ण की तरह दानवीर देख लिए। कर्ण की तरह दानवीर? मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? मतलब ये है, हमारे गांव के जो सेठ है ना, उन्होंने मेरा सिर का सारा बोझ उतार दिया। अच्छा, ऐसा क्या बोझ था तुम्हारे सर पर? बहुत बोझ था मेरे सिर पर। मेरी एक बहन है जिसकी शादी होने वाली है। मेरे पास उसकी शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं है, और उसके ससुराल वालों ने मुझसे दहेज और गाड़ी मांगी है। मेरी इतनी औकात है नहीं कि मैं उसे दहेज और गाड़ी दे सकूं। जब मैंने ये परेशानी सेठ जी को बताई तो सेठ जी ने मेरी बहन की शादी की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। तो मेरे सर का बोझ उतर गया, इसी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे सेठ जी इतने दानवीर हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छे हैं हमारे सेठ जी। चलो ठीक है, तुम करो अपनी बहन की शादी। ठीक है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। आखिर ऐसा क्या है इस सेठ में जो हम में नहीं है? हर कोई इस सेठ की तारीफ करता है, जिसे देखो बस इस सेठ के गुणगान गाता है। एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा, ये सेठ सच में इतना दानवीर है या फिर लोगों ने एक भ्रांति बना रखी है। आज मैं इस सेठ की परीक्षा लूंगा और पता लगाऊंगा कि ये सेठ सच में लोगों की मदद करता है या फिर सब ढोंगची हैं। अरे भाई, कोई है क्या? सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? जी, मैं दूर गांव से आया हूँ, सेठ जी से मिलना था। अगर वो मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। कोई काम था, आप मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं उन्हीं को बता दूंगा, आप उन्हें बुला दीजिए। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। नहीं नहीं, मैं उन्हीं से मिल लूंगा, आप उनको बुला दीजिए। आइए, आप अंदर आइए।
नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। कहो भाई, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? सेठ जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और आपके पास एक आस लेकर आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या मदद चाहिए आपको, बताओ। आप सेठ हीराचंद जी के बेटे हैं ना? अरे हाँ, वो तो मेरे पिताजी थे। आपको कैसे पता? दरअसल आपके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे मित्र थे और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। आपके पिताजी ने अपने अंतिम समय में मेरे पिताजी से ये वादा किया था कि उनके जाने के बाद उनकी आधी जायदाद के मालिकाना हक हमारे पास होंगे। और अब जबकि मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता की तरह बहुत ही दयालु और वचनबद्ध इंसान हैं, इसलिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। और अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो मैं कुछ कागजात भी लाया हूँ, ये देखिए। ये कागजात आपके पिताजी ने ही मेरे पिताजी को दिए थे। इस पर हस्ताक्षर तो मेरे ही पिताजी के हैं। वैसे आपके पिताजी कहाँ हैं? दरअसल मेरे पिताजी भी अब नहीं रहे, लेकिन अपनी आखिरी सांसें गिनते वक्त उन्होंने मुझे इस राज के बारे में बताया था और इसलिए आज मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। सुनिए जी, आपको क्या लगता है ये सच बोल रहा है? मुझे तो ये कोई ढोंगी दिखाई देता है। पता नहीं ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन ये मेरे पिताजी के हवाले से आया है। हो सकता है शायद मेरे पिताजी ने ऐसा वादा भी किया हो। मेरे पिताजी बहुत ही महान इंसान थे। हो सकता है ये वचन उन्होंने दिया हो। गरीबों की वो अक्सर मदद किया करते थे, बढ़ चढ़ कर। ऐसी मदद कि कोई अपने सगे भाई की मदद ना करे, बाप बेटे की ना करे, बहन बहन की ना करे। इतना सब कुछ मेरे पिताजी किया करते थे लोगों के लिए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये श्लोक मेरे पिताजी ने मुझे दिया और अपने ही पिताजी की भांति मैं भी अपना वचन का पालन करूंगा। ये वचन तो मेरे पिताजी ने दिया है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ता। मैं भी अपने पिताजी का ये वचन पूरा करूंगा। फिर भी आप एक बार पता कर लीजिए, कभी ये हमारे साथ कोई छल कर रहा हो सकता है शायद ये छल कर रहा हो, ये भी हो सकता है ये सच भी बोल रहा हो। अगर ये सच बोल रहा है तो मुझे अपने पिताजी का वचन पूरा करना ही होगा, नहीं तो उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। देखते हैं। जैसा आप... सुनो भाई, मैं आपकी बात पे कैसे यकीन करूं कि मेरे पिताजी ने सच में आपके पिताजी को ये वादा किया था कि वे अपनी आधी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इसमें आगे वसीयतनामा भी लगा हुआ है जो कि आपके पिताजी ने ही लिखा था। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, आपकी कही बातों पर ही यकीन कर लेता हूँ। आप जो कह रहे हैं सच ही होगा। मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देने के लिए राजी हूँ। सुनिए जी, एक बार फिर सोच लीजिए, आखिर ये हमारे जीवन भर की कमाई है। यूं किसी पे अंधा विश्वास करना ठीक नहीं है। देखो सुनीता, तुम फिक्र मत करो, आधी प्रॉपर्टी है, इससे मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। ये मेरे पिताजी ने वचन दिया था, मैं अपना वचन नहीं तोड़ता तो अपने पिताजी का वचन कैसे तोड़ सकता हूँ। आधी प्रॉपर्टी है, जाने दो, मैं फिर कमा लूंगा और न जाने ऐसे कितने ही और 100 लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम फिक्र मत करो। जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सुनो, जाओ जाके मेरा कलम ले आओ। जी अभी ले आती हूँ। जरा रुकिए, मुझे माफ करना सेठ जी। माफ करना? मतलब ये कि मैं तो यहाँ देखने आया था कि आप अपने वचनों के प्रति कितनी सत्यनिष्ठा रखते हैं। सेठ जी, बड़ा सुना था आपके बारे में कि आप लोगों की हर तरीके की मदद करते हैं, बड़े दयावान हैं। लोग तरह तरह की बातें करते थे कि हमारे सेठ जी वचनबद्ध हैं, हमेशा सत्य प्रिय रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति आज के ज़माने में भी इतना ज़्यादा सच्चा कैसे हो सकता है। तो मुझे शक हुआ, तो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आ गया। दरअसल मैं पास गांव का सेठ राजन हूँ। पास गांव के सेठ राजन आप हैं? जी, मैं ही हूँ। आप तो बाहर रहते थे ना? हाँ जी, लेकिन कुछ समय पहले से अब हम यहीं रहने लगे हैं।
मुलाकात नहीं हुई कभी आपसे। आपके बारे में भी हमने बहुत सुना है। मुलाकात तो तब होती सेठ जी जब मैं आपसे मुलाकात करना चाहता। जब आपके बारे में लोगों से सुनता था तो बड़ी जलन महसूस होती थी। सोचा एक बार देख ही लेते हैं कि ऐसा क्या है इस सेठ में जो हम में नहीं है। लेकिन आज अपनी आंखों से ही देख लिया। ऐसे ही हैं ये, इनका बस चले तो अपनी सारी जायदाद गरीबों में दान कर दें। वो तो मैं ही मना करती रहती हूँ, वरना ये कहाँ मानते हैं। ये अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। अरे बस करो भाई, अब तुम भी प्रशंसा करने लग गई। देखो राजन जी, हमारा तो एक ही सिद्धांत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वाह सेठ जी वाह, धन्य हो गया मैं तो ये सब सुनकर। सेठ जी, मेरे इस कृत्य के लिए अगर हो सके तो मुझे माफी दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें क्षमा मांगने वाली क्या बात है। आपका फर्ज है कि आप किसी की भी परीक्षा ले सकते हैं। पास गांव के आप सेठ हैं, मैंने सुना है आप भी गरीबों की बहुत मदद करते हैं। हमारा आपसे एक ही निवेदन है, आप यहाँ आए हैं तो भोजन पान करके ही जाइएगा। अरे सुनीता, जाओ भोजन की तैयारी करो। जी अभी करती हूँ। बिना भोजन के आपको जाने नहीं देंगे। जी जी बिल्कुल।